साइंस एकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था। कैसे एक नवपाषाण काल के जीवन से निकल के मनुष्य एक हड़प्पा सभ्यता जैसी संस्कृति में पहुंच जाता है। मतलब एक पाषाणिक काल का व्यक्ति हड़प्पा जैसी परिपक्व सभ्यता वाले स्थल पे पहुंच, जहाँ की डाइवर्सिटी आप देखेंगे इतनी बड़ी है, तो ना तो उसके पहले के किसी काल से और ना उसके बाद के किसी काल से मैच करते। तो हम विकास के उस पूरे चरण को देखेंगे कि किस तरह से इतना डेवलपमेंट हुआ है और क्या हड़प्पा सभ्यता एकदम से उभर के आ गई हमारे सामने। पूरी बात को हम डिटेल से जानेंगे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के परिवर्तन के बारे में जानें, तो विचारकों में दो मत है। एक इसके आंतरिक कारण, जिसकी वजह से ये सभ्यता विकसित हुई। दूसरा इसके बाह्य कारण। जो आंतरिक कारण की बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखो सांस्कृतिक निरंतरता लगातार इस क्षेत्र में विद्यमान थी। हम ऐसे हड़प्पा से पहले के स्थल भी देख रहे थे, जिसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो रहन-सहन था, उसका प्रभाव हड़प्पा में दिख रहा था। हम बहुत स्थानों पे देख रहे थे कि अनाज के ढेर बनाए जाने के कोठार पहले से ही बनाए जा रहे थे। छोटे स्तर के थे, लेकिन वहीं हड़प्पा में जाके बड़े स्तर में थे। मनके बनाने का काम थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं चल रहा था। घर बनाने का काम जिस तरह से चल रहा था, वो सारी व्यवस्था बाद में एक डेवलप रूप में आपको हड़प्पा में मिलती है। तो जो सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, वो कहते हैं कि जो सांस्कृतिक निरंतरता थी, वो लगातार विद्यमान थी। मतलब समाज में ऐसी व्यवस्था पहले से ही विद्यमान थी। धीरे-धीरे उसमें डेवलप हुआ और सबसे डेवलप रूप में हमको हड़प्पा में मिलता है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या होती है? जब इनसे पूछा जाता है कि ये सभ्यता जब समाप्त हुई, तो इसके लोग कहाँ गए थे? जिस क्षेत्र में ये सभ्यता थी, उस क्षेत्र की सभ्यता के सारे लोग एक साथ तो मारे नहीं गए होंगे। तो जब ये सभ्यता समाप्त हुई, तो उस संस्कृति के लोग अन्य स्थानों पे भी गए होंगे। जब वो अन्य स्थानों पे गए होंगे, जो कुछ उन्होंने सीखा था हड़प्पा से या जो कुछ उन्होंने किया था हड़प्पा में, वो अन्य स्थानों पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हड़प्पा के बाद एक लंबे समय तक हमको कोई ऐसी संस्कृति मिलती ही नहीं है जो इतनी डेवलप, तो यहाँ पे आके ये फेल हो जाते हैं। दूसरा जो बाह्य कारण बोलते हैं कि हड़प्पा इतना डेवलप क्यों, वो कहते हैं कि देखो समय-समय पर जो बाहरी प्रभाव, उनके कारण पे ऐसा हुआ और स्पेशली ये फोकस करते हैं किस पे? सुमेरिया सभ्यता पे। ये लोग कहते हैं कि देखो बाहर के देशों के या बाहर की सभ्यताओं के साथ हड़प्पा सभ्यता का लेन-देन था, उनके व्यापारिक संबंध, उसी वजह से हड़प्पा के लोगों ने अन्य देशों से ये सीखा कि हम एक सभ्यता को डेवलप कैसे कर सकते हैं या हम अपनी सामाजिक व्यवस्था कैसे बना सकते हैं, अपने भवन निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो इन लोगों ने दरअसल खुद से नहीं डेवलप किया, क्योंकि ये लोग व्यापार करने जाते थे, इसलिए जो कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा, सुमेरिया से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, वही इन्होंने अपने क्षेत्र में परिवर्तित किया। अब इनके साथ दिक्कत आती है कि जब हम हड़प्पा की लिपि को देखते हैं, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था को देखते हैं, हड़प्पा की भवन निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं, उन सारे लेवल पे जाके ये फ़ेल कर जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जिन सभ्यताओं की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे लिपि आपको मिलती ही नहीं है। जल निकासी की इतनी उन्नत व्यवस्था मिलती नहीं है। भवन निर्माण की इतनी उन्नत व्यवस्था मिलती नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने जाके सीखा है? क्योंकि जो सीख के आएगा, वो थोड़ा-सा उससे लोअर ही काम करेगा। मतलब सुमेरियाई सभ्यता आपकी ज़्यादा उन्नत अवस्था में रहनी चाहिए थी। कम से कम बराबर अवस्था में तो रहनी ही चाहिए थी। लेकिन ये काफ़ी पिछड़ी अवस्था में मिलती है। दूसरे जब हड़प्पा के नए स्थानों की खोज हो रही है, तो उन स्थानों में दिख रहा है, ये सभ्यता सुमेरियाई सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी काफ़ी पुरानी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सभ्यताओं से ज़्यादा पुरानी है। तो अगर ये ज़्यादा पुरानी है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका डेवलपमेंट पहले हुआ है। तो ये लेकिन 2 तर्क हैं कि आंतरिक कारणों से और बाह्य कारणों से। 2 कारणों से ये सभ्यता विकसित हुई है, दोनों के अपने-अपने तर्क। तो अब हम दोनों विचारों को डिटेल में देख लेते हैं। तो आंतरिक विकास का विचार, उसको सबसे पहले किसने फैलाया? आल्चिन ने। आल्चिन कहते हैं कि वो सांस्कृतिक अभिसरण हुआ, मतलब हड़प्पा के आस-पास के क्षेत्रों से, जो इसके स्थानीय क्षेत्र हैं, उन्हीं से संस्कृति का ट्रांसफर हुआ हड़प्पा में और ये सभ्यता इतने डेवलप रूप में हमको मिली। ये कहते हैं देखो जो हड़प्पाई लिपि का विकास हो रहा है, वो हमको गुजरात के पादरी, राजस्थान के कालीबंगा, कच्छ की धौलावीरी, जो पश्चिमी पंजाब है, वहाँ के हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल, उन सब से मिलने लगता है। तब हड़प्पा में जो इतनी विकसित लिपि हमको मिल रही है, उस विकसित लिपि का जो शुरुआती चरण है, वो हमको के आस-पास के क्षेत्रों में दिखने लगता है। धीरे-धीरे यही हड़प्पा में जाके विकसित, तो जो हड़प्पा की लिपि जो सबसे खास चीज़ है, हालाँकि जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसके बारे में ये कहते हैं कि देखो ये सांस्कृतिक अभिसरण है, मतलब अंदर से ही ये संस्कृति ट्रांसफर हुई है और स्थानीय स्तर पे हमको विकास के ये सारे चरण दिखते हैं। इसीलिए हड़प्पा की लिपि इतनी डेवलप मिल रही है, क्योंकि
अंदर से ये डेवलप हुई और धीरे-धीरे एक लंबे प्रोसेस के बाद डेवलप हुई। दूसरे ये कह रहे हैं जो शिल्प आपको इतने विशिष्ट अवस्था के मिल रहे हैं, वो भी दिखाते हैं कि यहाँ के शिल्पकार कितने अच्छे हैं, क्योंकि इस लेवल के शिल्प आपको अन्य जगहों पे नहीं मिलेंगे। खास करके जो पश्चिम की देश हैं, जहाँ की सभ्यताओं की बात की जाती है, वहाँ पे शिल्पकारी आपको इतनी डेवलप नहीं मिलेगी। तो वो इस वजह से मिल रही है, क्योंकि यहाँ से जो शिल्पकार हैं, वो काफ़ी विशिष्ट हैं और इसके प्रारंभिक स्तरों में, हड़प्पा के ही प्रारंभिक स्तरों में हम देखेंगे, तो शिल्पकारी आपको एक डेवलप रूप में मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब एकदम से ये शिल्पकारी डेवलप नहीं हुई है। धीरे-धीरे स्टेप्स में, आंतरिक क्षेत्रों में ये ऑलरेडी अवेलेबल थी और धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर ये कह रहे हैं जो लंबी दूरी के व्यापार मार्ग बना पा रहे हैं, आप व्यापार मार्गों को देखेंगे हड़प्पा के, तो वो काफ़ी डेवलप मिलेंगे आपको। तो ये जो इतने अच्छे व्यापार मार्ग बना पा रहे हैं, उसकी वजह से आंतरिक रूप से सभ्यता का ट्रांसफर हुआ है। फिर ये कहेंगे जो शिव वाला आप देवता देख रहे हैं, ये हमको रहमान डेयरी में भी मिल रहा था, हड़प्पा से पहले कालीबंगा के प्रथम चरण में भी हमको मिल रहा था। तो ये सिंह वाला देवता एकदम से हड़प्पा की विशेषता नहीं बना, ये स्थानीय रूप से पूजा जाता था, स्थानीय लोगों में इसके प्रति मान्यता थी। हड़प्पा में हमको एक विकसित रूप में एक प्रमुख भूमिका में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्थानीय क्षेत्र थे, वहाँ पे ये विलुप्त था, ये पहले से ही अवेलेबल था। लोग उसको पहले से ही एक उचित स्थान देते थे और नगर योजना के बारे में जब ये बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि देखो नगरों को 2 भागों में तोड़ा गया था और अगर नगरों को 2 भागों में तोड़ा गया, जिससे हमको ये पता लग जाता है कि एक में प्रशासक वर्ग रह रहा है और एक में मज़दूर वर्ग रह रहा है। तो इन नगरों को बनाएगा, इन नगरों को यही मज़दूर वर्ग तो बनाएगा। अगर हमको मज़दूर वर्ग और प्रशासक वर्ग में इतना स्पष्ट डिवीज़न मिल रहा है, तो इसका मतलब है यही वो मज़दूर है जिन्होंने मज़दूरी करके इन भवनों का निर्माण किया है। तो दरअसल ये मज़दूर स्वयं में इतने कुशल थे, इन्होंने इतने उन्नत भवन बनाए हैं या इतने उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो जो आंचीन का विचार है, वो कहते हैं कि ये सभ्यता एकदम से डेवलप हुई नहीं है। ये स्थानीय स्थलों पे हमको सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था है, वो धीरे-धीरे मिलने लगती है। वही सब कुछ डेवलप होके एक जगह सेंट्रलाइज़ हो जाती है हड़प्पा में और हमको एक बहुत ही डेवलप सभ्यता देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो वाह्य सभ्यता का विचार है, वो क्या है? इसको देखो लेम्बर्ट, कार्लोवस्की और चरिन रत्नाकर ये 2 लोगों ने मिलके दिया है। लेम्बर्ट, कार्लोवस्की का क्या कहना है कि जो तुर्कमेनिया, सिस्तान और दक्षिणी अफ़गानिस्तान इनके साथ लेन-देन हो रहा था हड़प्पा का, उसकी वजह से ये सभ्यता इतनी डेवलप हुई। मतलब हड़प्पा का इन क्षेत्रों के साथ व्यापार था। व्यापार का प्रभाव के कारण लोगों ने एक-दूसरे से सभ्यता सीखी और जो पश्चिम की सभ्यता है, उसको अपना लिया किसने? हड़प्पा ने। तो हड़प्पा का विकास इस वजह से हुआ क्योंकि इनका पश्चिम के साथ व्यापार था और उस व्यापार के कारण ही इन्होंने सीखा है। अब इसमें देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन की बात की जा रही है या जो स्थानीय विकास की बात की जा रही है, आंतरिक विकास की बात की जा रही है, उस बात को ये दबाना चाह रहे हैं कि आंतरिक विकास नहीं हुआ, बाह्य विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका व्यापार था बाह्य के देशों से और उस व्यापार की वजह से लोगों ने सीखा और इस सभ्यता को डेवलप किया। क्योंकि आंतरिक विचार क्या कह रहा था कि ये हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था, हमको सिर्फ एक डेवलप रूप में मिलती है। शरीर रत्नाकर का था कि सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापार था, वही सबसे मेन रीज़न है सिंधु सभ्यता के इतने विकसित होने के पीछे। तो दरअसल अपने तर्कों से ये बताना चाह रहे हैं कि इस सभ्यता का विकास बाह्य कारणों से हुआ है। तो 2 विचार हैं, दोनों के अपने-अपने तर्क हैं और दोनों के अपनी-अपनी आलोचनाएँ भी हैं। तो दोनों को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, किस हद तक वो सही हैं और किस हद तक गलत है। एक विचारक चक्रवर्ती जी हैं, जो शिल्पों की बढ़ती विशिष्टता, राजस्थान में ताम्र उद्योग का विकास, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में सुव्यवस्थित सिंचाई तंत्र का विकास है। वो इन 3 रीजन्स को मानते हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित मिलती है। ये कह रहे देखो स्थानीय स्तर पे शिल्प विकसित हो रहे थे, पहले से हो रहे थे, लेकिन वो शिल्प एक अच्छी अवस्था में हड़प्पा में हमको मिल रहे हैं। तब जो स्थानीय स्तर के शिल्प थे वही डेवलप होके हड़प्पा में पहुँच जाते हैं और सेंट्रलाइज़ होके हमको दिखता है। उसके बाद ये कहते हैं जो राजस्थान में ताम्र उद्योग है, उसका विकास क्योंकि तेजी से होने लगा इसलिए हमको हड़प्पा में तांबे का उपयोग खूब देखने को मिल रहा है। और ये सबसे मेन जो रीज़न बताते हैं, कहते हैं देखो सिंचाई तंत्र का विकास हुआ। अब इस सिंचाई तंत्र के विकास से खेती होगी अच्छी और जब खेती अच्छी होगी तो कृषि उत्पाद अच्छे होंगे, ठीक है? और जब कृषि उत्पाद अच्छे होंगे तो व्यापार अच्छा होगा। व्यापार अच्छा होगा तो जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है, वो सुदृढ़ होगी, वो काफ़ी अच्छी अवस्था में मिलेगी। तो ये रीज़न बताते हैं क्योंकि सिंचाई तंत्र की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई थी सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में, उसी की वजह से हमको सिंधु घाटी सभ्यता इतनी डेवलप रूप में मिलती है।
और फिर यही कहते हैं कि देखो जब सिंधु नदी घाटी का बहाव क्षेत्र कम हो जाता है, हाँ, जल कम हो जाता है, तो ये क्षेत्र हमको उतना डेवलप नहीं मिल पाता है और धीरे-धीरे डिक्लाइन कर जाता है। तो ये चक्रवर्ती जी का भी तर्क, दरअसल ये आंतरिक विकास का ही तर्क है। इस आंतरिक विकास में भी जो रीज़न ये देते हैं, तो ये 2 चीज़ें ऐड कर देते हैं। एक जो ताम्र इनको मिल रहा है राजस्थान क्षेत्र में, दूसरा ये जो सिंचाई व्यवस्था है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। अभी भी लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जो सुलझ नहीं पा रहे हैं कि जो इंटरनल ट्रांसफर हुआ कल्चर का, वो क्यों हुआ? कैसे हुआ? ये बात सही से समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो प्रारंभिक हड़प्पा चरण था, उसके बाद जो नगरीय जीवन हमको मिलता है हड़प्पा में, उन दोनों के बीच ये ट्रांसफर कैसे हुआ? प्रारंभिक हड़प्पा चरण से एक विकसित नगरीय व्यवस्था में हम कैसे ट्रांसफर हो गए और वास्तव में रीजन क्या था कि जो अंतर क्षेत्रीय संपर्क हो रहा था उसमें वृद्धि हो रही थी या हम लंबी दूरी के या अन्य देशों से व्यापार ज्यादा कर रहे थे, उसकी वजह से ये सभ्यता डेवलप हो रही थी। मतलब आंतरिक रूप से ये सभ्यता ज़्यादा डेवलप हुई या बाह्य रूप से ये सभ्यता ज़्यादा डेवलप हुई? एक प्रश्न हमारा ये है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो सांस्कृतिक अभिसरण की बात की जा रही है, कल्चरल ट्रांसफर की बात की जा रही है, वो क्यों हुई? किस वजह से हुई? और जब अगर कल्चरल ट्रांसफर हो रहा था, तो दो तरफ़ा होता। दो तरफ़ा होने का मतलब कि हड़प्पा के लोगों ने भी सीखा होता है और हड़प्पा से अन्य लोगों ने भी सीखा होता। तो हड़प्पा में तो हमको इतनी डेवलप अवस्था में सभ्यता मिलती है, अन्य क्षेत्रों में हमको इतनी डेवलप अवस्था में नहीं मिलती है। ये कल्चरल ट्रांसफर एक तरफ़ा कैसा हुआ? और जो प्रारंभिक स्तर है, वो नगरीय जीवन में कैसे एकदम से परिवर्तित हो गए? ये सारे जो अनसुलझे प्रश्न हैं, इनको हम धीरे-धीरे सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे ये सभ्यता इतनी डेवलप रूप में हमको मिलती है और कैसे संस्कृति इसकी इतनी विकसित हो जाती है। लेकिन हमारे सामने एक समस्या है। समस्या क्या है? कि जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल और जो परिपक्व हड़प्पा, इनके बीच में जो विकास की अवस्था है, वो हमको देखने को नहीं मिलती। मतलब क्या हो रहा है कि हमको कुछ स्थल मिल रहे हैं जो सिर्फ़ प्रारंभिक अवस्था के हैं और कुछ स्थल हैं जो सिर्फ़ परिपक्व अवस्था है। तो हमको एक डेवलपमेंट साइकिल नहीं मिल पा रही है, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि प्रारंभिक अवस्था से परिपक्व अवस्था तक कैसे पहुँचे और जो परिपक्व अवस्था के स्थल सिर्फ़ हमको मिल रहे हैं, उनकी हम प्रारंभिक अवस्था नहीं जान पा रहे हैं, कि प्रारंभ में कैसे थे। तो ये एक समस्या बनी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्थानों पर केवल प्रारंभिक काल के स्थल मिल रहे हैं, जैसे आपका कोटा वार पठार में। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ परिपक्व हड़प्पा स्थल नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हम उस ट्रांसफर को नहीं देख पाएँगे जो कल्चर में देखने को। फिर हम देखेंगे कि कुछ स्थानों पे केवल परिपक्व काल के स्थल मिलेंगे, जैसे आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये क्या है? परिपक्व अवस्था के हड़प्पा स्थल है। पर इनकी जो उनकी प्रारंभिक भूमिका है, जो प्रथम स्तर इनका विकास है, वो हमको नहीं मिल पाता है। ये सभ्यता धीरे-धीरे कैसे डेवलप, हमको एक डेवलप्ड रूप में ही ये सभ्यता मिलती है। शुरुआत के चरण हमको नहीं मिलते हैं। कि आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी सभ्यता एक दिन में तो डेवलप होगी नहीं, वो धीरे-धीरे डेवलप होगी और जब धीरे-धीरे डेवलप होगी, तो हमको प्रारंभिक स्तर मिलना चाहिए। लेकिन इन स्थानों पे हमको प्रारंभिक स्तर नहीं मिलते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी बन जाता है कि क्या ये बसाई गई बस्ती थी? बसाई गई बस्ती मतलब कुछ लोग जो टेक्निकली इतने एडवांस थे, जिन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था कहीं न कहीं से, वो आके एक जगह पे बस गए और उन्होंने यहाँ पे बस्ती बसा दी। क्योंकि अगर ये धीरे-धीरे डेवलप हुआ होता, तो ऐसी बसावट हमको एकदम से ना मिलती, इसके चरणों में हमको विकास मिलता और बाद में ये व्यवस्था अन्य स्थानों पे भी मिलती। तो एक तर्क ये भी बना हुआ है। हम देखेंगे कि लोथल, तेजपुर, चंद्रद्रोह, मीठातल, आलमगीरपुर, रोपड़, इन स्थानों पे हम देखेंगे कि जो सभ्यता की शुरुआत हो रही है, वो हड़प्पा के नगरीकरण के काल से ही हो रही है। अतः हमको एक डेवलप रूप में ही ये सभ्यता मिल रही है, इनके प्रारंभिक चरण हमको मिल ही नहीं रहे हैं। जो सिंधु नदी का किनारा है या उसके निकटवर्ती क्षेत्र है, उनपे भी प्रारंभिक हड़प्पा काल के कोई स्थल हमको नहीं मिल रहे हैं। तो प्रारंभ से परिपक्व अवस्था तक स्थल पहुँचे, वो हमको बहुत कम मिल रहे हैं। हमको एक स्थल मिला है चोलिस्तान क्षेत्र में, चक 76, गमनवाली और सधान वाला थे। ऐसे केवल 3 स्थल हैं, जहाँ से प्रारंभिक काल से लेके परिपक्व काल तक का समय हमको देखने को मिलता है। मतलब जो डेवलपमेंट का साइकिल है, वो सिर्फ़ हमको 3 स्थलों पे मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर स्थलों पे क्या हो रहा है कि या तो वो सिर्फ़ प्रथम चरण के हैं या वो सिर्फ़ परिपक्व चरण के हैं। जो बीच का काल है, वो हमको नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से हम डेवलपमेंट को समझ नहीं पा रहे। अगर हम ये देखें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रामीण क्षेत्र है और इसका शहरी क्षेत्र, क्या उसके बीच में कोई कनेक्शन है? भाई हम कैसे समझेंगे इस सभ्यता को, अगर हमको कोई कनेक्शन ही समझ में नहीं आएगा? क्योंकि जो प्रथम चरण के स्थल हैं, उनका अंतिम चरण के स्थल से मेल-मिलाप नहीं हो पा रहा है। हम उनमें कनेक्शन नहीं ढूँढ पा रहे हैं। तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि हड़प्पा को हमेशा आपको शहरी सभ्यता के रूप में पढ़ाया जाता है।
इसके ग्रामीण भाग पे फोकस कम किया जाता है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इसका जो ग्रामीण भाग का शहरी क्षेत्र से संपर्क था और संपर्क था तो किस स्तर तक था? तो फिर हम देखते हैं कि सभ्यता का जो अधिकांश क्षेत्र है, वो क्या मिलता है? ग्रामीण मिलता है। शहरी क्षेत्र हमको जो मिलता है, वो सीमित क्षेत्र में मिलता है। तब उसकी टेरिटरी छोटी है, मतलब कम एरिया में हमको शहरी क्षेत्र मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र हमको ज़्यादा क्षेत्रों में मिलेगा। नगर भोजन और मज़दूरों के लिए गाँवों पे आश्रित ये सभ्यता है। मतलब इसकी जो खाद्यान्न है, जो कृषि व्यवस्था के लिए डिपेंडेंट है ये लोग, वो कहाँ है? गाँवों पे डिपेंडेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी आप देखेंगे जो उसका नगरीय स्वरूप है, तो नगरीय स्वरूप किस पे डिपेंडेंट है? ग्रामीण स्वरूप पे। क्योंकि आप देखेंगे नगर का विकास तभी हो सकता है जब ग्रामीण व्यवस्था हो। बिना ग्रामीण व्यवस्था के नगरीय व्यवस्था नहीं बन सकती है, लेकिन बिना नगरीय व्यवस्था के ग्रामीण व्यवस्था बन सकती है। तब ग्राम स्वयं में हो सकते हैं, नगर ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नगर अकेले नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनकी जो सप्लाई चाहिए वो उनको कहाँ से मिलेगी? गाँव से ही मिलेगी। तो अगर गाँव नहीं है तो नगर हो ही नहीं सकते। यही चीज़ लागू होती है हड़प्पा सभ्यता पे भी। इसका अधिकांश क्षेत्र आपको ग्रामीण मिलेगा और जो ग्रामीण उत्पाद है वो पहुँचेंगे शहरों तक और उसके लिए ये लोग डिपेंडेंट होंगे। और ख़ास करके देखेंगे आप जो मज़दूर वर्ग है वो भी कहाँ से मिलेगा? गाँवों से ही मिलेगा। आज भी देखिए जो आपके शहरी क्षेत्र है उनमें जो मज़दूर वर्ग है वो कहीं न कहीं आपको ग्रामीण क्षेत्रों से आया हुआ व्यक्ति ही मिलेगा। ये व्यवस्था उस समय भी चल रही थी। उसके अलावा आप देखेंगे जो नगरों में बनी वस्तुएँ हैं, वो कहाँ पहुँच रही थी? गाँवों में। मतलब हड़प्पा के जो नगरीय क्षेत्र में उत्पाद हो रहे हैं, वो कहाँ पहुँच रहे हैं? गाँव में। गाँवों से ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे? हड़प्पा में। और उसके अलावा मोटा-मोटा हम ये समझ पा रहे हैं कि जो आदान-प्रदान की व्यवस्था है ये लगातार बनी हुई थी। मतलब शहर से चीज़ें गाँव में जा रही थी और गाँव से चीज़ें वापस शहर में आ रही थी और गाँव और शहर के बीच ये लेन-देन लगातार चल रहा था और हमको एक ट्रांसफ़र दिख रहा था। खाद्यान्नों का, मज़दूरों का और हड़प्पा में बनी चीज़ों का अन्य क्षेत्रों में। इसी वजह से जो हड़प्पा के नगरीय क्षेत्र में हमको चीज़ें मिलती हैं, उनकी कुछ मात्रा हमको क्या उनके गाँव में भी मिलती है और जो गाँव के उत्पाद हैं, वो हमको शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो सभ्यता में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र इन दोनों का आपस में लगातार आदान-प्रदान होता है और जो इसकी व्यवस्था है, जो हमको राजमार्ग मिलते हैं, आंतरिक में भी, वो काफ़ी उन्नत अवस्था में मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी तो व्यापार अच्छा होगा। तो हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मिलता है, ख़ासकर तब उस काल के जो रास्ते मिलते हैं, वो हमको एक अच्छी अवस्था के मिलते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा काम कर रहा था और ये जो लेन-देन की व्यवस्था है, ये काफ़ी अच्छे रूप में चल रही थी। फिर अगर हम हड़प्पा के कुछ स्थलों को देखें, तो इनको 3 भागों में बाँटा जाता है, कैटेगराइज़ेशन किया जाता है इनको 3 पार्ट में। पहला है जो विशाल स्तर, मतलब जो 100 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले क्षेत्र हैं, इनमें आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वेरी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा ये सारे स्थल मिलेंगे। अगर हम जो 50 हेक्टेयर वाले क्षेत्र हैं, तब कुछ ऐसे क्षेत्र जो बहुत बड़े हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जो थोड़ा-सा छोटे हैं। तो 50 हेक्टेयर वाले क्षेत्र में देखिए तो सिंध में नथू, खारो-वारो, दड़ो, कुंजी दड़ो, बलूचिस्तान में नूनदारी ये सारे स्थल मिल रहे हैं। अब हम मध्य आकार वाले स्थल अगर देखें जो 5 से 10 हेक्टेयर के बीच में, उसमें हमको अल्लादीनो, कोटदीजी, रोपड़, बालाकोट, कुतकोटदा, नागेश्वर, नौशारो, राजीशा ये सारे स्थल मिलते हैं। और जो नए खोजे गए स्थान हैं, ये दरअसल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से जो आपकी सवाल बनने की संभावना है, वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये नए-नए स्थल खोजे जा रहे हैं। पुराने स्थलों को आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इनको कई बार पूछा जा चुका होगा। तो नए स्थल क्योंकि नए हैं, इसलिए एग्ज़ाम्स में अभी पूछे भी नहीं गए होंगे। इनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है, खास करके प्रीलिम्स में। तो आप इन स्थलों को ध्यान से देखेंगे। तो जो आपका ढलेवा है, कुर्नी कला है, हसनपुर है, लखमीर वाला है, बगलिया डाठे है, ये सारे स्थल आपके नए खोजे गए स्थल हैं और इन स्थलों से हमको नए-नए प्रमाण मिलते हैं। तो हड़प्पा के जो स्थल हैं, उनको हम कैटेगराइज़ करके देखें तो हमको 100 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले स्थल भी मिलते हैं, 50 हेक्टेयर वाले भी स्थल मिलते हैं, बहुत छोटे स्थल भी मिलते हैं जो 5 से 10 हेक्टेयर में भी हैं और एक विशाल संस्कृति हमको देखने को मिलती है पूरे क्षेत्र में। अगर हम जो नगरीय हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताओं को देखें, तो जो एक हमको सबसे खास चीज़ मिलती है, वो क्या है इसकी नगर योजना। इसकी भवन निर्माण की जो सामग्री है, वो बड़ी खास मिलती है, क्योंकि आप यहीं पे देखेंगे कि पक्की ईंटों का प्रयोग होगा, वो भी आग में। तो जो भवन निर्माण की इसकी सामग्री है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हमको मिलती है। जो भवन की वास्तुकला है, तो जिस हिसाब से भवन बनाए गए हैं, उनका जो आर्किटेक्चर का पार्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट मिलता है। फिर हम देखेंगे कि जल निकासी की जो व्यवस्था, वो बहुत डेवलप रूप में मिलेगी। तो हड़प्पा को अगर हम मोटा-मोटा देखना चाहें, तो जो सबसे खास चीज़ इसकी नज़र आती है, वो क्या है कि नगर योजना।
भवन निर्माण सामग्री, भवन वास्तुकला और जल निकासी की व्यवस्था। इन चारों को हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह की पूरी व्यवस्था थी, जिससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था है वो किस स्तर की थी और उसका डेवलपमेंट किस रूप में हुआ। अगर हम इसकी नगर योजना को देखें तो मकान और सड़कें एक खास तरह की ग्रिड शैली में मिलती है। ग्रिड शैली का मतलब हमको एक प्रॉपर पैटर्न में मिलता है मकान और सड़कें। लेकिन समस्या क्या है कि जो नए खोजे हैं वो कहती है कि देखो इतनी अच्छी भी ग्रिड साइकिल नहीं है कि आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में एक भी ऐसी ग्रिड प्रणाली देखने को नहीं मिलेगी। हड़प्पा के बारे में हम जब भी पढ़ते आए हैं, हमने यही सीखा है कि यहाँ पे एक ग्रिड पैटर्न है, बहुत अच्छी जल निकासी की व्यवस्था है, बहुत डेवलप रूप में ये सभ्यता हमको मिलती है। इसीलिए हमको कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, कि ये सभ्यता इतनी डेवलप रूप में एकदम से कैसे मिलने लगी? तो जो इतिहासकार हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जो मोहनजोदड़ो में है, वो हमको ग्रिड प्रणाली देखने को भी नहीं मिलती है। मतलब किसी एक जगह पे सभ्यता हमको बहुत डेवलप रूप में मिल रही है, लेकिन अन्य स्थानों पे देखेंगे तो वो चरण में ही डेवलप हुआ है। समस्या यही है, कि एकदम से डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो ये क्या कह रहे हैं, तो चरणों में डेवलपमेंट होता है, तो चरणों का ही डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है हड़प्पा में, क्योंकि मोहनजोदड़ो में देखेंगे आप ग्रिड प्रणाली नहीं मिलेगी, हड़प्पा में चले जाएँगे यही ग्रिड प्रणाली आपको बहुत डेवलप रूप में मिलेगी। कुछ स्थानों पे ये ग्रिड प्रणाली शुरू होती हुई दिखेगी, धीरे-धीरे ही डेवलपमेंट हो रहा है। एक जो बात की जाती है कि सड़कें इसकी जो हमेशा सीधी होती है और समकोण पे काटती है, ये बात आपने बार-बार देखी होगी। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं कि देखो हमेशा सीधी ही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपको हमेशा सीधी सड़कें नहीं मिलेंगी। सामान्यतः बात करेंगे हम, तो हमको सीधी सड़कें मिलेंगी। लेकिन आप कहेंगे 100% सीधी सड़कें मिलेंगी, 100% सीधी सड़कें नहीं मिलेंगी। फिर ये कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास सड़क योजना नहीं। सड़क योजना इनके पास पहले से ही थी। कुछ स्थानों पे ये बिल्कुल डेवलप रूप में मिलेंगी, मतलब बिल्कुल सीधी सड़कें, समकोण पे काटती हुई सड़कें। लेकिन कुछ स्थानों पे ये सड़कें आपको सीधी नहीं भी मिलेंगी। लेकिन एक पैटर्न के तहत सड़कें बनाई गई हैं। ये चीज़ हमको बार-बार देखने को मिलती है। दूसरे ये कह रहे हैं कि देखो जो नगर योजना है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो नगर कितना बड़ा है। मतलब कि अगर कोई बड़ा नगर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नगर बहुत डेवलप अवस्था में हो। हो सकता है कि कोई छोटा नगर भी डेवलप अवस्था में हो, क्योंकि जो प्रारंभिक स्थल थे, वो काफ़ी बड़े रूप में हमको मिले थे। आस-पास के छोटे स्थलों को छोड़ दिया गया। बाद में हमको क्या मिलता है, तो आस-पास के छोटे स्थल हैं, वहाँ पे भी एक डेवलप संस्कृति मिलती है। तो ये इतिहासकार कहते हैं कि देखो जो बड़े नगर हैं, ज़रूरी नहीं है वही सबसे डेवलप्ड हो। आस-पास के जो छोटे क्षेत्र हैं, वो भी हमको बहुत डेवलप अवस्था में मिलते हैं। और इसका ये प्रमाण देते हैं कि हमको जब लोथल मिलता है और जब हमको कालीबंगा मिलता है, इन दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं तो हमको लोथल ज़्यादा डेवलप मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यापारिक क्षेत्र है और यहाँ धन अधिक था, और जब धन अधिक था, तो ज़ाहिर-सी बात है वो डेवलपमेंट भी लगेगा। एक रीज़न हो सकता है ये इसके डेवलपमेंट का। लेकिन इनका कहना क्या है कि कालीबंग का देखो क्षेत्र बड़ा है, लेकिन लोथल हमको ज़्यादा डेवलप अवस्था में मिलता है। तो इस बात में कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई क्षेत्र बड़ा है तो वो ज़्यादा डेवलप होगा। हड़प्पा की नगर योजना में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ग्रिड प्रणाली आपको मिलती है, समकोण पे काटती सड़कें आपको मिलती हैं, ये सारी व्यवस्था आपको मिलती है। लेकिन जब मेंस में आप जाएँगे, एनालिसिस करने जाएँगे, तब वहाँ आप ये चीज़ बताएँगे कि देखो हमेशा ऐसा ग्रिड प्रणाली हो, हमेशा ऐसा 100% नहीं है कि समकोण पे काटती सड़कें आपको मिलेंगी। तो आपको एनालिसिस वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें बतानी है। प्रीलिम्स वाले पार्ट में आप ध्यान रखेंगे, जब आपसे फैक्ट पूछा जाएगा तो आप ये कहेंगे कि हाँ, समकोण पे काटती सड़कें हैं, ग्रिड प्रणाली की भी सड़कें हैं। हालाँकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो लेवल आता है और जिस लेवल से वो आपको ले जाके क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उस लेवल पे जाके भी पूछेंगे, तब ये फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। क्योंकि वो कहेंगे कि हमेशा इसकी सीधी सड़कें होती थी, हमेशा समकोण पे ही काटते थे। वहाँ जाके आप फिर देखेंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि नहीं हमेशा जो है सीधी नहीं है, हमेशा 100% जो है समकोण पे नहीं काटेंगे। जो नगर योजना है वो बिल्कुल एक्यूरेट हर जगह पे नहीं मिलेगी, ठीक? तो इस तरह से आप प्रीलिम्स में और मेंस में एक अप्रोच के साथ जा पाएँगे और ये समझ पाएँगे कि नगर योजना दरअसल विकसित किस रूप में थी। अगली बात हम देखें जो नगरों का पृथक्करण, वहाँ पे आप देखेंगे तो नगर को जो भागों में बाँटा गया है। एक स्थान पे आप देखेंगे उच्च लोग रहेंगे, शासक वर्ग रहेगा, दूसरे में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो रहेंगे, मतलब जनता वर्ग भी रहेगी। तो आपको देखेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, यहाँ पे आपको एक विभाजक रेखा मिलती है। तब एक स्पष्ट विभाजन आपको मिलेगा कि प्रशासक वर्ग अलग रह रहा है और जो सामान्य जनता है वो अलग रह रही है। लेकिन जब आप लोथल में जाएँगे और
कुछ कोरदा में जाएँगे, तो यहाँ पे आपको विभाजन रेखा नहीं मिलती है। खासकर लोथल को आप देखेंगे क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र था और व्यापारिक केंद्र होने की वजह से शायद यहाँ ज़्यादा व्यवसायी ही थे और उनमें एक विभाजन नहीं मिलेगा। यही चीज़ सुत-कोरदा में भी लागू होती है कि यहाँ भी विभाजन रेखा नहीं मिलती है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि क्या पृथक्करण हड़प्पा में हमको साफ-साफ मिलता है? हड़प्पा मतलब हड़प्पा पूरी संस्कृति में। तो हम कहेंगे कि कुछ स्थानों पे बिल्कुल स्पष्ट मिलता है, कि जो नगर योजना है इनकी, तो 2 भागों में या 3 भागों में बाँट दिया गया है, जबकि कुछ स्थानों पे हमको ये विभाजन रेखा नहीं मिलती है। धौलावीर जैसे स्थल पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको 3 स्तरीय व्यवस्था मिलेगी, मतलब यहाँ के नगरों को 3 भागों में बाँटा गया है, एक में मध्य वर्ग भी रह रहा है, एक में उच्च वर्ग भी रह रहा है और एक में निम्न वर्ग भी रह रहा है। यहीं आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में देखेंगे, तो आपको 2 भागों में बँटा हुआ नगर मिलेगा। लोथल और चित्तौड़गढ़ में आपको नगर बटा हुआ ही नहीं मिलेगा, पूरा नगर एक मिलेगा। इससे क्या आप समझ पाते हैं कि जब आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता है, तो नगरों में जो विभाजक रेखा दिखाई है, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ की जाती है कि ऐसी व्यवस्था एकदम से कैसे डेवलप होगी और इतनी स्पष्ट विभाजन कैसे? तो जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं देखो ये एकदम से विभाजन नहीं हुआ। लोथल में और खुर्दा में आप देखिए यहाँ विभाजन था ही नहीं। धीरे-धीरे लोगों को ज़रूरत महसूस हुई होगी, तब जाके ये विभाजन हुआ होगा। और धौलावी जैसे स्थल पे आप जाके देख रहे हैं कि विभाजन 3 स्तरीय हो जा रहा है। मतलब उस विभाजन में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के जो बात साबित करने की वो ये है कि जो कहते हैं कि डेवलपमेंट एकदम से कैसे हुआ, वो डेवलपमेंट एकदम से नहीं हुआ है। वो डेवलपमेंट धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं जो भवन निर्माण की सामग्री है, उसमें देखेंगे कि जिसके गाँव के क्षेत्र हैं, वहाँ मिट्टी के ईंट प्रयोग हो रहे हैं। जो उसके शहर क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हो रहा है? धूप में पके और भट्टी में पके ईंट प्रयोग हो रहे हैं। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में पत्थरों का भी व्यापक प्रयोग हो रहा है। जलावीर के चारों तरफ जो किलेबंदी की गई है, उसमें भी पत्थरों का प्रयोग हो रहा है। तो इतिहासकार जो कहते हैं कि एकदम से इतनी डेवलप संस्कृति कैसे मिली, तो ये बताते हैं कि देखो गाँव के क्षेत्रों में अभी भी क्या मिट्टी की ईंटें प्रयोग हो रही थी। शहरी क्षेत्रों में इसका थोड़ा-सा डेवलप रूप मिल रहा है कि ये धूप में पकी ईंटें प्रयोग कर रहे हैं और कुछ स्थानों पे आप देख रहे हैं कि पत्थर का भी खूब प्रयोग हो रहा है। तो जो आपकी पाषाण काल की व्यवस्था थी, उस पाषाण काल की व्यवस्था में एक डेवलपमेंट हमको सिर्फ देखने को मिल रहा है। कि पाषाण काल के लोग पत्थर का प्रयोग नहीं ज़्यादा करते थे। अभी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कर रहे हैं कि पत्थर का प्रयोग तो कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए धौलावीर में मिल रहा है पत्थर, कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में भी हमको पत्थर मिल रहा है, तो ये पत्थर का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने क्या किया, कच्ची मिट्टी के ईंट भी प्रयोग कर रहे हैं और फिर यही कच्ची मिट्टी का ईंट और डेवलप रूप में आपको मिल रहा है और ये क्या हो जा रहा है, पक्की ईंट में प्रयोग हो जा रहा है। इस पक्की ईंट में भी 2 स्वरूप है, एक धूप में पका ईंट, दूसरा आग में पका ईंट। तो आप जो कह रहे हैं कि एकदम से डेवलपमेंट होगा, वो एकदम से डेवलपमेंट कहाँ हुआ? कि पहले ये कच्ची ईंट पे जा रहा है, फिर पक्की ईंट पे जा रहा है, पक्की ईंट में भी 2 चरण में जा रहा है, एक धूप में पकी, एक आग में पकी, पत्थर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था को भी बनाए हुए हैं और नई व्यवस्था को भी अपना रहे हैं। तो डेवलपमेंट धीरे-धीरे तो हो रहा है इस चीज़ ठीक तो भवन निर्माण की जो सामग्री है, उसमें आपको जो डेवलपमेंट मिल रहा है, वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं, जो इसकी वास्तुकला है। तो वास्तव में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बनती है। इसके जो सभी मकान हैं, उनमें क्या है आपको आँगन की सुविधा मिलती है। जो इसकी दीवारें हैं और जो खिड़कियाँ हैं, वो छोटी गलियों में खुलती हैं। जो मुख्य द्वार है, वो सड़कों पे खुलेगा, ये अपवाद रूप में मिलेगा। सीढ़ियों के अवशेष मिलेंगे, जो दूसरी मंजिल पे जाने के लिए है और जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ पे आपको 1 और 2 मंजिले मकान होने का अनुमान भी मिलता है। फर्श पर बढ़िया प्लास्टर किया गया है, दीवारों पे नक्काशी की गई है। स्नानागार और शौचालयों का उपयोग हुआ है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि शौचालय आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलने लगेंगे। तो जो इसकी भवन निर्माण प्रक्रिया है, उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने एक पैटर्न में भवन निर्माण किया है और उस भवन निर्माण में भी इन्होंने वास्तुकला का भी ध्यान रखा है कि किस तरह से एक सुविधाजनक व्यवस्था बनाई जा सकती है। उसके तहत इन्होंने भवनों को बनाया है, गलियों को बनाया है, जल निकासी की व्यवस्था को बनाया है और यहाँ के मकान आप देखेंगे 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान भी आपको मिलेंगे। ये प्रीलिम्स में आपको फँसाने के लिए पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को 2 मंजिला मकान नहीं मिलते हैं। तो वहाँ आप ध्यान रखेंगे कि सीढ़ियाँ मिल रही हैं और ज़ाहिर-सी बात है सीढ़ियाँ मिल रही हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि मकान 1 मंजिल से ज़्यादा के रहे होंगे। अगली जो आप व्यवस्था देखेंगे, तो सुनियोजित जल प्रणाली की व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, छोटे कस्बों और गाँवों में भी हमको ये जल निकासी की व्यवस्था मिलती है। मतलब सिर्फ हड़प्पा में ही जल निकासी की उन्नत व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमको अन्य क्षेत्रों में भी और खासकर गाँव के क्षेत्रों में भी जल निकासी की एक व्यवस्था मिल रही है। मतलब लोगों ने स्थानीय स्तर पे भी ये व्यवस्था सीखी थी और यही क्या है डेवलप रूप में हमको मिल रही कहाँ? हड़प्पा क्षेत्रों में। तब हड़प्पा की जो केंद्रित व्यवस्था है वहाँ पे। वर्षा की जो जल निकासी की व्यवस्था है, उसके लिए पृथक से प्रयोग किया गया है।
जो जल निकासी की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें 2 चीज़ आपको मिल रही है। एक, जो घरों का पानी है, जो सामान्य उपयोग का पानी है, वो किस तरह से निकल रहा है। दूसरा, जो वर्षा का जल है, वो किस तरह से निकल रहा है। उसके लिए ये लोग पृथक-पृथक नालियाँ बना रहे हैं और उसके बाद भी देखेंगे आप, पाइप का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये 2 मंजिला मकान है, तो जो दूसरी मंजिल के मकान का जो पानी है, वो कैसे गिरेगा? तो उसके लिए पाइप प्रयोग कर रहे हैं और ये पाइप किस चीज़ की आपकी होगी? टेराकोटा की, मतलब मिट्टी की पाइप होगी, जिनको आग में पकाया गया होगा। तो ये लोग इस तरह की व्यवस्था भी अपना रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में है वो टेराकोटे की पाइप इस्तेमाल हो रही है और जो नालियाँ हैं नगर की, वो दीवार के बाहर खुले खेतों में जाके गिरती हैं। मतलब जो इनका पानी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस लिए? सिंचाई के काम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आपकी गलियों की नालियाँ हैं, वो मुख्य नालियों से जुड़ रही हैं और उनके ऊपर क्या है, ईंटों से उनको ढका गया है। उसके अलावा भी हम देखेंगे इनकी साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था रही होगी। तो जल निकासी की जो व्यवस्था हम देख पा रहे थे, इतनी डेवलप रूप में हमको मिल रही थी हड़प्पा के क्षेत्र या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में, वो एकदम से डेवलप नहीं मिल रही है, क्योंकि अन्य स्थानों पे भी जल निकासी की व्यवस्था हमको मिलती है। छोटे कस्बों में भी मिल रही है, गाँव में भी मिल रही है, प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है और वही पैटर्न सेंट्रलाइज़ होके कहाँ मिल रहा था? हड़प्पा में। तो जो आंतरिक मिश्रण की थ्योरी है, इंटरनल ट्रांसफर की थ्योरी है, वो ज़्यादा प्रभावी दिख रही है। कि आसपास के क्षेत्रों में भी आपको सभ्यता का वही स्वरूप मिलेगा, जो हड़प्पा में मिलेगा। तो धीरे-धीरे ये माना जा सकता है कि इस कल्चर का ही ट्रांसफर होके हड़प्पा में पहुँचा है। जो बाह्य प्रभाव है, उनको ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तव में वो उतने प्रभावशाली नहीं थे। दूसरे, जब आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने इतिहास लेखन की विचारधाराओं पे बात की, उसमें हमने ये देखा था कि इतिहासकारों ने प्रारंभ के टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया इस बात को दिखाने का कि हड़प्पा की सभ्यता भारतीय सभ्यता नहीं बल्कि बाहर की डेवलप सभ्यता है। इसीलिए जो हमको तर्क मिलेंगे वो ज़्यादा सबको मिल जाएँगे कहाँ से? व्यापारिक क्षेत्रों से, मतलब इसके मेसोपोटामिया और सुमेरिया सभ्यता के क्षेत्रों से। लेकिन जब भारतीय इतिहासकार या फिर आंतरिक रूप से खोजें बढ़ेंगी, तब हमको ये समझ में आता है कि नहीं, ये इंटरनली ज़्यादा डेवलप्ड है। मतलब आंतरिक जो मिश्रण का सिद्धांत है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये इतिहास लेखन की एक समस्या भी रही है और वर्तमान समय में इस समस्या को धीरे-धीरे सुलझाया भी जा रहा है, या फिर कहें जो नवीन इतिहासकार वो इस समस्या को धीरे-धीरे सुलझा रहे हैं। और ये दिक्कत आप देखेंगे सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं, आपको विश्व इतिहास में भी ये दिक्कत मिलेगी। क्योंकि विश्व इतिहास में भी जो विजेता होगा, ज़्यादातर इतिहास उसी के पक्ष में लिखा गया है, उसी को सही ठहराया गया है। हारे हुए व्यक्ति क्या कह सकते हैं कि जो समाप्त हो गया है, उसकी चर्चा कम की जाती है। तो विश्व इतिहास में भी ये समस्या आपको मिलेगी और फिर हम वहाँ भी देखेंगे, तो नवीन खोजें होंगी, नवीन वैज्ञानिक चीज़ें हमारे पास आएँगी, जिसके थ्रू हम ज़्यादा एविडेंसेस कलेक्ट कर पाते हैं, जिसके थ्रू हम एविडेंस की सोर्स तक बहुत अच्छे से पहुँच पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें जान पाते हैं। वो आपको विश्व इतिहास में भी मिल जाएँगी और उसकी वजह से हम उस कल्चर को भी, उस सभ्यता को भी ज़्यादा डेवलप रूप में, ज़्यादा अच्छे रूप में पढ़ पाएँगे। तो कुल मिला के हम यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो जो सुनियोजित जल प्रणाली है, उनको स्थानीय क्षेत्रों से मिलती है और हड़प्पा के मुख्य क्षेत्रों में या इसके शहरी क्षेत्रों में भी उनको देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो हड़प्पा की संस्कृति है, वो एकदम से डेवलप नहीं हुई है। स्थानीय क्षेत्रों में भी डेवलप की, धीरे-धीरे उनका सेंट्रलाइज़ेशन हुआ, कहाँ पे? हड़प्पा के शहरी क्षेत्रों में और हमको एक डेवलप रूप में ये सभ्यता मिलती है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से स्थानीय व्यवस्थाएँ धीरे-धीरे पहुँच के एक जगह पे एक डेवलप रूप में मिली हैं और आंतरिक मिश्रण का जो सिद्धांत है, वो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या फिर नवीन खोजों के आधार पे। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ पूरी सीरीज़ को हम बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँगे, जिससे इतिहास की जो समझ है लोगों की, वो हम ज़्यादा डेवलप कर पाएँ। तो प्लीज़ शेयर करिए इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।